मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर विषय विज्ञान के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी और आकाश। सौर परिवार क्या है? सौर परिवार सभी ग्रहों के संयोग को है ना सौर परिवार कहा जाता है, जिसमें सभी ग्रह, तारे, आकाशगंगा और उल्का पिंड वगैरह सभी आते हैं ना। बहुत बड़ा है सौर परिवार, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी इस अध्याय के अंतर्गत हम करेंगे। वे सभी पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सौर परिवार अथवा सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सौर परिवार जो है सामान्य तौर पे जो यूज़ किया जाता है वो केवल ये इस तरीके से आपका सन इसके सेंटर में है, विनस, मरकरी, अर्थ है तीसरे नंबर पर, फिर मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, और ये एस्ट्रॉइड्स बीच में छोटे छोटे पिंड होते हैं वो भी होते हैं ना। और ये चारों तरफ से ऐसे भरा होता है, ये ऐसा नहीं है कि केवल यही ग्रह ही ग्रह हैं, सब तरफ मतलब एक तरीके से कंजस्टेड है सारी तरफ से, है ना। अच्छा, इसमें क्या है, कुछ स्थलीय ग्रह हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आपको ध्यान रखना है सूर्य के सबसे पास का जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध। ठीक है, सूर्य के सबसे पास में ग्रह बुध है ना। और फिर उसके बाद आता है शुक्र, पृथ्वी, फिर इस तरीके से चलता है। और क्यूअर बेल्ट जो है इसमें आपका प्लूटो, ओमिया, मैकमैक और लघु अवधि धूमकेतु ये ग्रह आते हैं। विशाल गैलीय ग्रह जो हैं वो जुपिटर यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये विशाल ग्रह बोले जाते हैं। हमारा सौरमंडल एक गैलेक्सी मंदाकिनी का एक भाग है जिसे आकाशगंगा भी कहा जाता है। इस आकाशगंगा का व्यास ये 100,000 यानी 1,00,000 प्रकाश वर्ष के बराबर है। इस आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। सूर्य इस आकाशगंगा के एक सिरे पर स्थित है। सूर्य भी आकाशगंगा में एक तारा ही है। तारे अपनी ऊर्जा का उत्पादन स्वयं करते हैं, जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। सूर्य अत्यधिक तप्त गैसों का गोला है। सूर्य में 4 प्रोटॉन संयोग करके हीलियम का एक नाभिक का निर्माण करते हैं। हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों के संयोजित द्रव्यमान से कुछ कम होता है, अतः इस प्रक्रम में द्रव्यमान का क्षय होता है। आइंस्टीन के समीकरण E = mc² के अनुसार जब द्रव्यमान का क्षय होता है तब ऊर्जा उत्पन्न होती है, जहाँ प्रकाश की चाल जहाँ सी क्या है? प्रकाश की चाल है ना। अधिकांश तारों में ऊर्जा उत्पादन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा ही होता है। जब संलयन की क्रिया समाप्त हो जाती है तो तारों की मृत्यु हो जाती है। सभी तारों में अपना प्रकाश तथा गर्मी होती है। तारामंडल एवं आकाशीय पिंड। रात में जब हम आकाश को देखते हैं तो हमें असंख्य तारे दिखाई देते हैं। ये तारे हमसे बहुत दूर हैं, किंतु कुछ तारे तो इतनी दूर हैं कि उनका प्रकाश हम तक पहुंच भी नहीं पाता ना। कुछ तारों का समूह उनकी विशेष आकृति के कारण जाना जाता है, जैसे सप्तऋषि तारामंडल। इसमें 7 तारे हैं। 5 तारे मिलकर डब्लू का आकार लेते हैं। इस आकृति को कैसिपिया कहते हैं। इसी प्रकार ओरियन भी अपनी एक विशेष आकृति के कारण अलग पहचाना जाता है। देखो, कैसिपिया जो है इसका डब्लू का शेप बनता है। सप्तऋषि तारामंडल का ये शेप इस तरीके का होता है, ये ऐसे करके शेप बनता है, ऐसे करके, है ना। सप्तऋषि तारामंडल, इसका डब्लू का शेप है और इसका ऐसे करके शेप बनेगा। आकृति है एक विशेष है, अलग तरीके की शेप होती है, तो आकाश में इनको पहचानना भी आसान होता है। फिलहाल पॉल्यूशन इतना है कि अब आकाश में ये तारामंडल दिखाई भी नहीं दे रहे।
सामान्य है ना खुली आंखों से। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ध्रुव तारा पृथ्वी की घूर्णन अक्ष पर है, इसलिए ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है। अन्य सभी तारों की स्थिति बदलती रहती है। धूमकेतु, जिसे पुच्चल तारा भी कहते हैं, सौर परिवार का एक हिस्सा है। ये ध्यान रखना है ना कि ध्रुव तारा हमें स्थिर क्यों प्रतीत होता है, उसकी कंडीशन की वजह से। जो लोकेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि वो हमारे घूर्णन अक्ष पर आता है ना, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। और धूमकेतु, जिसे पुच्छल तारा भी कहते हैं, सौर परिवार का एक हिस्सा है जिसमें एक नाभिक होता है जो छोटे छोटे कणों से बना होता है, और एक पूंछ होती है जो कई हजार किलोमीटर लंबी होती है। जब यह सूर्य के निकट होता है तो इसकी पूंछ सदैव उत्तर से सूर्य से दूर की ओर होती है। कभी कभी आकाश में एक सफ़ेद लकीर दिखाई देती है जिसे टूटता हुआ तारा कहते हैं। मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह होता है जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाता है। वायुमंडल के घर्षण से वे अत्यधिक गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। यही एक प्रकाश की लकीर के रूप में दिखाई देता है। यदि किसी कारण से क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा जाए तो उस स्थान पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और बहुत नुकसान होता है। कहते हैं डायनासोर की एक प्रजाति एक हल्के उल्कापिंड के गिरने से ही समाप्त हो गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य तारे भी हैं हमारे इसमें आकाश में, जैसे रोहिणी, स्वाति, कृतिका, चित्रा, नक्षत्र भी बोलते हैं इनको, है ना, अपने ज्योतिष विज्ञान में। सभी राशियां तारामंडल ही हैं। छाया। छाया जब प्रकाश की किरण मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु जिसके आर पार न दिख सके आ जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु के पीछे नहीं पहुंच पाता है। उस क्षेत्र में जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां अंधेरा हो जाता है, उसे छाया कहते हैं। उपछाया। अपारदर्शी वस्तु के पीछे छाया के अतिरिक्त कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहां कुछ मात्र प्रकाश पहुंच पाता है। उस क्षेत्र में पूर्ण अंधकार नहीं रहता है, वहां आंशिक अंधेरा होता है, उसे उपछाया कहते हैं। सामान्य तौर पे इसे ऐसे समझें जैसे कभी आकाश में बादल छा जाते हैं तेज धूप के समय, है ना, तो उस समय क्या होता है, एक तो बनता है कभी कभी दिन में ही काले बादल घने एकदम छा जाएं तो पूरा अंधेरा हो जाता है एकदम रात जैसा, तो वो तो समझो छाया हो गई पूरी, है ना। और हल्का सा, मतलब जैसे सूर्य के सामने बादल आए तो हल्की सी जैसे कभी कभी बोलते हैं बादल छा गए, तो वैसा हो जाता है साफ धुंधला सा, शाम का समय हो जाता है, जैसे मौसम ढल जाता है वैसे, तो वो उपछाया वाली स्थिति है उस तरीके की, है ना। तो ये छाया और उपछाया इस तरीके से। अच्छा, बात आती है अलग अलग प्रकाश स्रोत से छाया का बनना, जैसे बिंदु प्रकाश स्रोत द्वारा छाया का बनना। कोई बिंदु प्रकाश स्रोत हो, इसको आप रीड करिएगा, मैं यहाँ डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। बिंदु प्रकाश स्रोत द्वारा छाया का बनना जो है सिंपली एक कोई बिंदु प्रकाश स्रोत है, इसके सामने कोई वस्तु रखी है तो उसकी छाया जो है वो किस तरीके से कहाँ जाकर बनेगी, इस तरीके से इम्पैक्ट होगा उसका, है ना। इसकी दो कंडीशन है, मान लो ये समझते हैं। बिंदु प्रकाश स्रोत द्वारा बनी हुई छाया की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, छाया का आकार बढ़ेगा जब वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ती है। इसके विपरीत अगर आकार घटता है जब दूरी बढ़ जाएगी। अगर मान लो ये वस्तु है और ये प्रकाश स्रोत है और ये वस्तु रखी हमारी, ऐसे प्रकाश आया इस पर, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसका साइज जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा पास में होगा और पर्दा जितनी दूर हो जाएगा उतना ही इसका साइज बड़ा हो जाएगा। प्रकाश स्रोत यहाँ है, पर्दा यहाँ है, और वस्तु मान लो यहाँ रखी हुई है आपकी, ऐसे करके आया, ठीक है। अब यहाँ से ये हाइट बनी इसकी प्रतिबिंब की। अगर ये पर्दा, ये वाला ये पर्दा है ना, ये वस्तु है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सोर्स है, और ये आपका सरफेस है जहाँ पर
वो प्रतिबिंब बनेगा। अगर मान लो ये पर्दा यहाँ होता तो वस्तु की हाइट ये होती, पर्दा यहाँ होता तो वस्तु की हाइट ये होती। तो जितना दूर हो जाएगा वस्तु की हाइट उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अगर मान लो प्रकाश स्रोत जो है, बड़े प्रकाश स्रोत द्वारा छाया का बनना, वो बड़ा है, बिंदु नहीं है ना, तो उसके जो बनेंगे छाया वो कुछ इस तरीके से होगी, क्योंकि फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों तरफ से किरणें चलेंगी। जैसे ये हमारा प्रकाश स्रोत है, ये इसके सामने वस्तु रखी हुई है, नीचे वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ एक चली किरण, ऊपर वाले से नीचे की तरफ चली, और दो चलेंगी इनके समांतर जो ऊपर से होके जाएंगे। ठीक है, ये पर्दा लगा हुआ है इसका, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो किस तरीके से बनेगा उसके बारे में समझते हैं। S1 एक प्रकाश स्रोत है, PQ एक अपारदर्शी वस्तु है, और XY पर्दा है। चित्र में किरण आरेख द्वारा छाया DE का बनना, ठीक है, DE जो है इसकी छाया बन रही है, और EF में प्रकाश पुंज का कुछ हिस्सा ही पहुंच पाता है, अतः यह क्षेत्र उपछाया है। EF वाले में कुछ हिस्सा पहुंच रहा है ना इधर साइड, जो नीचे और ऊपर रह जाता है, CD और EF। इस प्रकार बनी छाया की निम्नलिखित विशेषताएं होंगी। अब इसकी क्वालिटी क्या होंगी, देखो ये वाला जो एरिया है ना एक्स्ट्रा वाला, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये बनाएंगे उपछाया, और ये जो बिल्कुल डार्क दिखा रहे हैं ये बन गई आपकी छाया, है ना। अब समझिएगा, पहला पॉइंट, इस प्रकार से बनी छाया के साथ उपछाया भी बनती है, यानी ऐसे केस में उपछाया भी बनेगी, है ना। दूसरी चीज, पर्दे को वस्तु से दूर ले जाने पर छाया और उपछाया दोनों का क्षेत्र बढ़ेगा और पास लाने पर घटेगा। तीसरा पॉइंट, जब प्रकाश स्रोत को वस्तु की ओर ले जाते हैं तो छाया उपछाया का क्षेत्र बढ़ जाता है, इसके विपरीत दूर जाने पर घट जाता है। वो दोनों पॉइंट एक ही तरीके से, मतलब प्रकाश स्रोत को वस्तु के पास ले जाए चाहे वस्तु को प्रकाश स्रोत, एक ही बात होगी। अच्छा, दूसरा अभी इन्होंने पॉइंट बनाया, जब प्रकाश स्रोत अपारदर्शी वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा हो। अब देखो प्रकाश स्रोत बहुत बड़ा कर दिया इन्होंने, है ना, और वस्तु अपारदर्शी जिसके टकराना है वो बहुत छोटी है। तो इसका तो ऐसा केस भी हो सकता है कि मान लो उसकी छाया जो है वो पर्दे से पहले भी बन जाए, पर्दे पे बने और आगे जाके फिर बनेगी नहीं, है ना। तो ऐसे बहुत से केस हैं इसमें, तो समझते हैं इसको। इसकी जो स्थितियाँ बनेंगी उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली स्थिति, इस प्रकार से बनी छाया के साथ उपछाया भी बनती है, लेकिन छाया का आकार उपछाया से छोटा होता है। किसका आकार, छाया का। आप समझना, मैंने बताया था जो एक्स्ट्रा वाला हिस्सा वो उपछाया बनाएगा। तो देखो उपछाया ये है ना, और ये है छाया, तो छाया का आकार उपछाया से कैसा हो गया, छोटा हो गया। दूसरा पॉइंट, यदि प्रकाश स्रोत को अपारदर्शी वस्तु की ओर ले जाते हैं, मतलब प्रकाश स्रोत ले जा रहे हैं वस्तु की ओर, तो छाया का आकार बढ़ेगा और उपछाया का आकार घटेगा। तीसरा पॉइंट, यदि पर्दे को, अब पर्दे को ले जाना है ना, पर्दे को वस्तु से दूर ले जा रहे हैं, यानी अब ये पर्दा जो था कंडीशन यहाँ, अब इस पर्दे को आप यहाँ ले आ रहे हैं। जब पर्दे को वस्तु से दूर ले जाते हैं तो छाया का आकार घटता है जबकि उपछाया का आकार बढ़ता है, और जब वस्तु से पर्दे की दूरी बढ़ती है तो एक स्थान पर छाया का आकार शून्य हो जाता है। ये कुछ इस तरीके से परिस्थितियां बनती हैं। एक इसमें केस और भी है, आकाश में उड़ती चिड़िया जब पृथ्वी के पास होती है तो उसकी छाया पृथ्वी पर बनती है, लेकिन जब चिड़िया काफ़ी ऊंची आकाश में उड़ती है तो उसकी छाया पृथ्वी पर नहीं बनती है ना, क्योंकि चिड़िया की दूरी पृथ्वी के अधिक होने के कारण छाया का आकार कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जो थर्ड वाली कंडीशन बताई थी अभी, ये उस तरीके की स्थिति बनेगी। ठीक है, कि यहाँ बीच में कहीं, ये देखो यहाँ बीच में कहीं ये किरणें आपस में मिल रही हैं, यहाँ छाया बन सकती है, तो ये पृथ्वी से ऊपर ही मिल गई, तो जाहिर सी बात है फिर नीचे इमेज नहीं आई, जो वर्चुअल इमेज वाला केस बन गया, आभासी वाला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रहण। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है,
और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चांद की कक्षा पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा से 5 डिग्री झुकी हुई है। जब चांद, पृथ्वी और सूर्य एक ही सरल रेखा और एक ही तल में होते हैं तो पृथ्वी की छाया चांद पर या चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे ग्रहण कहते हैं। ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं। सूर्य ग्रहण। सूर्य एक बहुत बड़ा ग्रह है, प्रकाश स्रोत है, तथा चंद्रमा और पृथ्वी अपारदर्शी वस्तुएं हैं। जब चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा। जब चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। स्थितियाँ कैसे बनती हैं वो इस चित्र की सहायता से समझते हैं। देखो, चंद्रमा की छाया, ये सूर्य ग्रहण है ना, सूर्य और पृथ्वी और बीच में ये चंद्रमा है। ठीक है, तो ये सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के दिन होता है, जब रात में चांद नहीं दिखाई देता है। जब चांद, सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, अर्थात तीनों एक ही तल में होते हैं, तो चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। अतः थोड़ी देर के लिए दिन में सूर्य दिखाई नहीं देता है। यही सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, नेक्स्ट चंद्र ग्रहण। इसमें अर्थ बीच में आ गई है ना, मून साइड से आ गया, अर्थ बीच में आ गई। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी की रात को दिखाई देता है। इस दिन चांद थोड़ी देर के लिए दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चांद और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है और उसकी छाया चांद पर पड़ने लगती है। इसी को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। पूर्णमासी की रात में जब सूर्य, पृथ्वी और चांद एक ही रेखा में, एक ही तल में होते हैं, तो पृथ्वी पर रात में चंद्र ग्रहण पूर्ण या आंशिक सभी लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, ये आपके हुए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बी सेफ, स्टे एट होम।